नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी पेट की तैयारी के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको हिंदी और जीएस के प्रश्न मिलेंगे, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो आपको बताना है किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटो द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिलिंद। मिलिंद को मिनांडर भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक था, और इसका समय काल अगर देखें तो 150 ईसा पूर्व से लेकर 130 ईसा पूर्व तक इसका समय काल था, जो कि इन तीनों से भिन्न है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो बताइएगा कि काव्य शैली का जो सबसे प्राचीनतम नमूना है किसके अभिलेख में देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन किस वर्ष हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य ने अवध का विलय किस वर्ष किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो बताइएगा कौन सा अंग्रेज ऐसा है इन चारों में जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये पूछा भी जाएगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो बताइएगा उसी प्रश्न को किस तरह से घुमा के पूछा गया है, तो ध्यान से आप प्रश्नों को हल कीजिएगा। पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका भी जवाब हो जाएगा WC बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। ठीक, तो प्रार्थना और यातना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, किसने कहा था? तो इसको कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नेतृत्व में। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा ऐसा अधिनियम था, कौन सा चार्टर्ड एक्ट ऐसा था जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया?
तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत ये बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो किस योजना पर आधारित है इसका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो किसके तहत लागू किया गया था ये पूछा जा रहा है, किस अधिनियम के तहत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1935 अधिनियम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो संविधान में कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 155 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन से 5 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18, 14, 15, 16, 17 और 18 में समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो समानता का मौलिक अधिकार से संबंधित आर्थिक समानता नहीं है, ठीक, इसके लिए कोई वर्णन नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। तो आप सभी को पता होगा कि उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिंक और कार्बन। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछ रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। तो बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है। तो इसका लोकप्रिय नाम आप जानते ही होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 पूछा जा रहा है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो बताइएगा मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थोरियम का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। माइका क्या है, माइका का कार्य क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। माइका जो होता है ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कच्चे माल के रूप में अभ्रक का जो प्रयोग किया जाता है तो किस रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विद्युत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो बताइएगा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पारा। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है।
प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो आपको सभी पता होगा कि पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक उत्तम चालक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। तो किस लिए भारी वाहन में डीजल इंजन का ही उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। मकड़ी कीट से भिन्न है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो जानते हैं कि मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं, इसलिए वो कीट से भिन्न माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो बताइएगा उस समय उसकी राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करनूल। जब आंध्र प्रदेश 1953 में अलग किया गया भाषा के आधार पर, तो उसकी राजधानी उस टाइम कुर्नूल को बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो भैया सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश में है और यह जो है वो 4 राज्यों को स्पर्श करती है। वो 4 राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो बताइएगा कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली जो है सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। यहाँ ब्रह्मा लिखा है, यहाँ ब्रह्मपुत्र लिख कर लीजिए। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? कपिली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थार का मरुस्थल सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। भैया कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? पत्तियों से कि बीज से कि तने से कि जड़ से? तो कपास के रेशे जो प्राप्त होते हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछा जा रहा है, तो गोदावरी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। दूधगंगा निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है, किस में अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। दूधगंगा कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो बताइएगा दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से आपको हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। तो हिंदी के पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि कौन सा है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है? किन में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। जगत धननाथ। ठीक, तो जगन्नाथ बन जाता है, तो आपका व्यंजन संधि होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 42। व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में कौन सी संधि है? तो यहाँ ये कोई अड़च का सूत्र लगेगा, यहाँ पर यड़ संधि है। ठीक है, ई का या हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ई का या हुआ है, तो विधन आप व्याप्त। ठीक, तो यहाँ पर यड़ संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? तो बताइएगा उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, निमीलन। उन्मीलन का विलोम निमीलन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधिकृत शब्द का विलोम अनाधिकृत होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अवांछित संवाद करना, तो इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिर खाना। कहते नहीं कि सिर खा रहे हैं आप, मतलब अवांछित संवाद करना। क्वेश्चन नंबर 46। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो कागजी घोड़े दौड़ाने के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो भैया गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, इसका जो अर्थ होगा ऑप्शन सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? तो भैया तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, ये झूठा दिखावा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। इंद्र शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पृहा जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, देवेश इंद्र का पर्यायवाची है, अमरपति इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र भी आपका इंद्र का पर्यायवाची है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ भी पूछा रहा है कि नहीं है, तो नदी के लिए जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो ऑप्शन सी, पन्नग जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। सिंधुगामिनी नदी का पर्यायवाची है, शैलजा जो है नदी का पर्यायवाची है, तटनी जो है नदी का पर्यायवाची है। तो यहीं पर आपके आज के टेस्ट समाप्त होते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।